So students, we were discussing about transverse wave जिसके बारे में हमने बात कर ली. Now we have another kind of mechanical wave जो क्या कहलाती है? जो कहलाती है mechanical wave, right? Oh sorry, longitudinal wave. किसी का क्वेश्चन है कोई चैट में? है अच्छा सबाहत, यूनिट 11 नहीं किया था? ठीक है सबाहत, फिर मैं काम करूंगा, वेव्स के बाद पहले यूनिट 11 करवा दूंगा, उसके बाद मैं इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करा दूंगा. ठीक है, डोंट वरी. अच्छा कि तुमने बता दिया मुझे, क्योंकि कुछ ग्रुप्स में मेरा ना दूसरी जगहों पे कंप्लीट हो गया था थर्मल. यूनिट 11 और 10 दोनों. अच्छा ठीक है ठीक है, फिर ये वेव्स के बाद हम कर लेंगे इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम. कुछ क्लासेस फिर एक्स्ट्रा रखनी पड़ेंगी क्योंकि टाइम कम हो जाएगा. खैर अभी तो स्टार्ट हुआ है, हमारे पास अगस्त है तो वी हैव सफिशिएंट टाइम. लेकिन ये है कि वेव्स जब कंप्लीट होगा, वेव्स के बाद लाइट, लाइट के बाद रिफ्रैक्शन, साउंड, फिर मैं करवाऊंगा तुम्हें थर्मल. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हम बाद में स्टार्ट करेंगे. ओके अच्छा, हम बात कर रहे थे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में पता है किसी को, तुम लोग में से कभी पढ़ा है किसी ने इससे पहले स्कूल में, किसी ने 10th क्लास में पढ़ा हो? वैसे नॉर्मली जो 9th से स्टार्ट करते हैं ना पढ़ना फिजिक्स स्कूल में, उनका 10th तक ये वाले चैप्टर्स भी हो चुके होते हैं. अगर आइडिया नहीं है तो हम देख लेते हैं. अच्छा इसमें क्या है, इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेव प्रोड्यूस हो रही है ऐसे, यहाँ फोर्स लगाई मैंने लेफ्ट टू राइट, और वेव जो है ना वो भी इसी डायरेक्शन में बन रही है. ऐसी वेव्स देखी कहीं पे? जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में मीडिया मटेरियल मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहे हैं. साउंड, वेरी गुड दानियाल, वेरी गुड आंसर. साउंड, साउंड वेव्स आर द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. इनके अंदर क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर. ट्रांसवर्स में क्या था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स. यहाँ पे क्या है, यहाँ पैरेलल है. हंजला, अच्छा तुम 10th से हो बेटा, तुम्हारा इशू इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक रिजॉल्व हो जाएगा. मैं एडमिन से पता कर लेता हूँ वर्ड्स के कि भाई 10th वालों को और 11 को कैसे सेपरेट करना है, क्योंकि मुझे पता चला था कि आपका 11 के स्टूडेंट्स हैं सारे, तो मुझे 11 के हिसाब से लेके चलना है. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक ये इशू भी तुम्हारा रिजॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है वही डायरेक्शन ऑफ वेव होती है. ठीक है, तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. इसकी बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव्स, और दूसरी एग्जांपल क्या है इसकी, वेव्स इन अ स्प्रिंग. फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्प्रिंग मैकेनिज्म है, यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है, इसके साथ एक मास कनेक्टेड है m. ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने फोर्स लगा के मास को खींचा तो वो स्प्रिंग को खींचेगा. ठीक है, जब मैंने छोड़ा इसको तो फिर फोर्स, स्प्रिंग वापस, मास वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ से स्प्रिंग वाइब्रेट करेगा आगे पीछे. ठीक है, आगे पीछे वाइब्रेट करेगा तो वेव्स बनाएगा. वो वेव्स कुछ इस फॉर्म की होंगी. ठीक है ना, जहाँ पे स्प्रिंग करीब आएगा वहां पर इस तरह की वेव्स बनेंगी, ये नियर पॉइंट्स बन जाएंगे, क्लोजेस्ट पॉइंट्स बन जाएंगे. जहाँ पे स्प्रिंग स्ट्रेच होगा वहां पर फार पॉइंट्स बन जाएंगे. जहाँ पर कंप्रेस होगा वहां पर ये वाले पॉइंट्स बनेंगे. जहाँ पर एक्सटेंड होगा या पर एक्सपेंड होगा वहां पे ये पॉइंट्स बन जाएंगे. तो जिन जगहों पर स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है यानी कि करीब आ रहा है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, उस एरिया को हम कहते हैं कंप्रेशन. ठीक है, और जहां पर स्प्रिंग दूर हो रहा है उस एरिया को हम क्या कहते हैं, उस एरिया को हम कहते हैं रेयरफैक्शंस. तो ये एग्जांपल है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की. ये थोड़ा थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ. अभी हम जब चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपको फिर क्या होगा कि ये चीजें कंफर्म होते हुए नजर आएंगी. तो अभी कॉन्सेप्चुअली यहाँ बता रहा हूँ ताकि डेफिनेशन के वक्त कंफ्यूज ना हो. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, इनके अंदर फोर्स और डायरेक्शन ऑफ वेव आपस में सेम डायरेक्शन में होती हैं. यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? जी बेटा, कोई सवाल है तो बताइए.
जो एरिया करीब होता है जहाँ पर मटेरियल मीडियम जो है वो एक क्लोजेस्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं, कंप्रेशन। और जहाँ पे दूर होते हैं उनको क्या कहते हैं, रेफ्रैक्शंस। ठीक है भाई, इसको हम फॉर्मली पढ़ेंगे तो वहाँ पे और ज्यादा इसकी कैलकुलेशन पे पता चलेगी आपको। अच्छा भाई, ये तो हो गया होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? अच्छा, ये खिजर भाई का मैसेज आ रहा है, क्लास स्टार्ट हो गई। वेरी गुड। नेक्स्ट क्लास का तो नहीं पूछ रहे कहीं? ओके, यस, हो गई भाई। मेरे ख्याल से शायद उसको नजर नहीं आया होगा, मे बी इंटरनेट प्रॉब्लम। ओके, तो अब हम बात करते हैं तीसरी वेव की, जिसके बारे में हमने बात की थी, वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। हमने मैकेनिकल की दोनों वेव डिस्कस कर ली, ट्रांसवर्स भी, लॉन्गिट्यूडनल भी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से मिलके वेव बनती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? करंट। मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से अट्रैक्शन और रिपल्जन। ठीक है, इन दोनों से मिलके वेव्स बनती हैं कुछ, जो एयर में और वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है, तो उनको कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम अपने डेली लाइफ के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इतने घेरे हुए कि हमें शायद पता भी ना हो कि कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे आगे पीछे से जा रही हैं। पहले हम इसके बैंड को देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई एक वेव नहीं है, 7 किस्म की अलग अलग वेव्स हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, लेकिन इनकी एक चीज सेम रहती है, इनकी स्पीड। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं वो बैंड क्या है। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ भाई, और फिर सबसे पहले मेरे पास इसमें आती है रेडियो वेव्स, आरडब्ल्यू जिसे कहता हूँ। पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है रेडियो वेव्स। दूसरी है मेरे पास माइक्रोवेव्स। तीसरी है मेरे पास जिसे कहते हैं आईआर। बेटा म्यूट कर लो, थोड़ी सी आवाज ज्यादा हो रही है। किसी का शायद अनम्यूट हुआ है। हंजला, हंजला बेटा म्यूट कर लो, थैंक यू। तीसरी है आईआर, जिसे हम कहते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बारे में सुना होगा, मैं भी एक एक करके बताता हूँ किसको कहाँ कहाँ सुना होगा तुम लोगों ने, और कहाँ कहाँ उसके बारे में विजुलाइज किया होगा। अच्छा, एक वेव कहलाती है इंफ्रारेड के बाद जिसे हम देख सकते हैं, वो क्या कहलाती है भाई? वो कहलाती है लाइट, विजिबल लाइट, जिसको हम नॉर्मल आम फहम में लाइट कहते हैं। लाइट, कोई भी लाइट ना, चाहे वो आपके बल्ब की लाइट हो, चाहे ट्यूब लाइट की लाइट हो, चाहे हेड लाइट हो, चाहे मोबाइल की टॉर्च लाइट हो, एनीथिंग, एनी लाइट विच वी कैन सी इज द विजिबल लाइट। तो वो यहाँ आती है भाई 4th नंबर पे। विजिबल लाइट के बाद हमारे पास आती है यूवी। यूवी कहलाती है, ये कहलाती है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट लाइट, ये भी हम नहीं देख सकते। ठीक है, ये विजिबल लाइट की रेंज से ऊपर है। फिर इसके बाद हमारे पास आती है एक्स रे। ठीक है, एक्स रेस। एक्स रेस तो सबने सुना होगा, करवाते रहते हैं ना सब एक्स रेस। एक्स रेस के बाद आपके पास आती है गैमा रेस। ये सिंबल है ना, ये सिंबल गैमा का है। ठीक है, क्या कहलाती है ये? गैमा। ग्रीक अल्फाबेट है भाई, मैंने नहीं बनाया ये नाम, जिसने इजाद किया था उसने बनाया। तो इसको कहते हैं गैमा। ये सब जो है ना हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, आप कहेंगे सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो भाई फर्क क्या है? फर्क है, पहले सिमिलैरिटी बताता हूँ फिर फर्क बताऊंगा। ठीक है, सिमिलैरिटी ये कि भाई इनकी जो स्पीड है ना वो कितनी है, वो देखोगे ना तो शायद, अगर आपको स्पीड पढ़ना, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना आती है ना, तो आप शायद शॉक हो जाओगे देख के, अगर आपने जिंदगी में पहली बार देखी है वाली स्पीड तो। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इन तमाम वेव्स की ये स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर। ओके, वैक्यूम के अंदर, मीडियम के अंदर नहीं। मीडियम में तो जाहिर है कौन सा मीडियम किस तरह का है तो उस हिसाब से वेरी करेगी ना, स्पीड कम होती जाएगी। 3 × 10⁸ 3 लाख नहीं बनता दानियाल, दोबारा पढ़ो। 3 × 10⁸ अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या बनता है ये, थोड़ा सा पता भी चले ना क्या है। इसको मजाक में थोड़ी लेना है भाई, खतरनाक चीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो 3 × 8 का मतलब 3 के आगे 8 जीरो, 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो का मतलब हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं ना भाई। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 30,
300, 3000, 30,000, 3 लाख, 30 लाख, 3 करोड़, 30 करोड़। दोबारा देख लेते हैं भाई। 300, 3,000, 30,000, 3 लाख, 30 लाख, 3 करोड़, 30 करोड़, बिल्कुल 30 करोड़। 30 करोड़ का मतलब क्या हो गया भाई, समझ सकते हो? 300 मिलियन, 300 मिलियन मीटर्स पर सेकंड। मजाक नहीं है भाई। 30 करोड़ मीटर एक सेकंड में ट्रेवल कर सकती है ये स्पीड, वैक्यूम के अंदर। याद रखना, वैक्यूम के अंदर। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर अगर इतनी तेज लाइट की स्पीड है तो हम लाइट को, हम तो एक टॉर्च मारे पूरा आसमान दिखना चाहिए हमें। तो ऐसा नहीं है ना बेटा, वो आसमान तब दिखेगा जब आपके अर्थ पे भी वैक्यूम होगा। तो अर्थ पे वैक्यूम है नहीं, ठीक है? ठीक है। अर्थ में क्या है? एयर है, एयर के अंदर पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स हैं तो मीडियम है, मीडियम है तो स्लो हो जाएगी स्पीड, ठीक है? हाँ, इसको अगर वैक्यूम में जाके देखोगे स्पेस में तो वो इतनी तेज चलती है। जी दानियाल, यू हैव रेज योर हैंड, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर ये जो आपने अभी कॉन्सेप्ट समझाया है कि लाइट वैक्यूम में होगी और अर्थ पे नहीं होगी, तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। कौन सा वाला? अभी जो फौरन फौरन बताया मैं इस वक्त। जी जी। मैं यही कह रहा हूँ कि भाई देखो ना, अब ये 30 करोड़ मीटर पर सेकंड है, तो तुम में से किसी का सवाल हो सकता है ना भाई कि 30 करोड़ मीटर पर सेकंड अगर है तो हम तो जमीन से आसमान की तरफ टॉर्च मारें तो वो तो फौरन आसमान पे चली जानी चाहिए, ये क्यों खो क्यों जाती है ना? आपका सवाल होना चाहिए ना कि अगर एक सेकंड में 3 करोड़ मीटर ट्रेवल कर सकती है तो 9 करोड़ मीटर का तो डिस्टेंस है यहाँ से सन तक का। तो ये इसका जवाब मैं दे रहा था कि मेरे भाई ये जो स्पीड है ना ये वैक्यूम के अंदर की है, ठीक है? ये मटेरियल के अंदर, मीडियम के अंदर की नहीं है। तो हमारे अर्थ के अंदर वैक्यूम तो नहीं है ना, अर्थ के बाहर है ना, स्पेस में वैक्यूम है ना। यहाँ तो एयर, एयर है ना, एयर के अंदर पार्टिकल होते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ दानियल? बोलो यार। कभी तुम माइक पे आया तो कभी तुम चैट पे आया तो। क्लियर हो गया, चलो गुड है, सही है। इस पे कोई सवाल नहीं? अब बात आती है डिफरेंस की। अब तो सिमिलैरिटी तो मैंने बता दी तुम लोगों की, इनमें सिमिलैरिटी क्या है कि इन सब की स्पीड कांस्टेंट होती है वैक्यूम के अंदर, ठीक है भाई? ये नोट कर लेना, वैक्यूम के अंदर, इन वैक्यूम। मीडियम के अंदर तो डिफरेंट होगी, जैसे फॉर एग्जांपल एयर में डिफरेंट होगी, वाटर में डिफरेंट होगी, हनी में डिफरेंट होगी, ऑयल में डिफरेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप आवाज मारो, एक जगह खड़े हो, आपका भाई थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ है, आप आवाज मारो उसको, आवाज बहुत आराम से आ जाएगी। स्विमिंग पूल में कभी स्विमिंग करो और अंडर वाटर स्विमिंग करके आपने भाई को अंदर से आवाज मारो, उसको बाहर आवाज आएगी कभी? बहुत कम आएगी, बहुत जोर से चीखना पड़ेगा, या बोल तो पाओगे नहीं, जाहिर है आपके मुंह में पानी आएगा। कभी कभी देखो कॉइन गिरा है कभी पानी के अंदर? बचपन में यार करते हैं ना लोग, थोड़ा सी एक्टिविटी यार, स्विमिंग पूल वगैरह में खेलते हैं, कोई कोई कॉइन गिराता है, कोई बॉल गिराता है, तो आप देखो पानी के अंदर उसकी आवाज अंदर वाले को तो बड़ी शार्प आती है, बाहर वाले को नहीं आती, जो बाहर खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि बाहर एयर है और अंदर वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैवियर है एयर से, हैवियर है तो क्या होगा, वो लाइट की स्पीड को कम करेंगे और साउंड की स्पीड को भी कम करेंगे। क्या करता है मीडियम जो है वो ऑब्स्टेकल बनता है, हमेशा मीडियम जो है वेव को रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है? ऐसे लाइट और वेव की मैं बात करूँ, अभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा हूँ मैं, साउंड को नहीं एक्सप्लेन करूंगा, साउंड में साउंड को एक्सप्लेन करूंगा। जैसे लाइट की बात करता हूँ, अब लाइट है, कहीं से लाइट बहुत सारी आ रही है, आप क्या करते हो? सनलाइट रोकने के लिए शेड्स लगाते हो, ब्लैक कलर के शेड्स लगाते हो, ब्लैक पेपर लगाते हो, क्यों? ताकि वो वेव्स को रोक दे, है ना? अगर रोकोगे नहीं तो ट्रेवल कर जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई मीडियम जो है वो स्पीड को रिड्यूस करता है वेव की। तो वैक्यूम के अंदर ये हाईएस्ट स्पीड है, फिर जो मटेरियल मीडियम आएगा वो मीडियम के हिसाब से फर्क करेगा, जो मीडियम जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा हैवियर होगा, जितना ज्यादा ओपेक होगा, उतना ज्यादा स्पीड कम करेगा। ट्रांसपेरेंट मटेरियल स्पीड कम नहीं करता, ट्रांसलूसेंट होता है, जो जो डिम होता है, जो ब्लर होता है मटेरियल, वो थोड़ा सा स्पीड को कम करता है। जो ओपेक मटेरियल होता है, जो जो बिल्कुल ही जिसे सी थ्रू नहीं हो सकता। बेटा ये ओवरव्यू नहीं है सवाहत, मैं तकरीबन इसके मेजर मेजर टॉपिक्स एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ताकि जब हम जो है अपने लेक्चर की तरफ जाएंगे तो हम उसको गो थ्रू करेंगे तो वहां में ज्यादा क्वेरीज नहीं होंगे, ठीक है?
तो यहाँ पे हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। डिफरेंस क्या है भाई? डिफरेंस ये है कि अगर आप लोगों ने वेव्स कभी पढ़ी हो तो वेव्स के अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम इसके फौरन बाद पढ़ेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। वो कहलाती हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। सही है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ यहाँ पर, अगर किसी को नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं है, हम इसके फौरन बाद में डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स ना, जो जनरल प्रॉपर्टीज, हर वेव के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पर जो रेडियो वेव है ना, इसकी वेवलेंथ वो है हाईएस्ट। जो रेडियो वेव है इसकी वेवलेंथ जो है वो वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे लोएस्ट होती है। ठीक है? जैसे जैसे आगे जाते रहोगे ना, वेवलेंथ क्या करेगी? कम होती जाएगी, और फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? बढ़ती जाएगी। तो गैमा जो है ना, गैमा गैमा की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है, और गैमा की वेवलेंथ जो है ना वो सबसे लोएस्ट होती है। ठीक है? ये फर्क है इनमें। अब स्पीड सबकी सेम है, लेकिन रेडियो वेव की हाईएस्ट वेवलेंथ है, यानी इसकी वेव बहुत बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, रेडियो सिग्नल्स जो ट्रांसमिट करते हैं वो कितने दूर दूर से ट्रांसमिट कर रहे होते हैं सिग्नल्स। आपका घर कहाँ है, रेडियो स्टेशन कहाँ है, आपके घर तक आ जाता है बड़े बड़े एंटीनास के थ्रू, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है। फिर आप माइक्रोवेव पे आते हो तो वेवलेंथ कम हो जाती है, थोड़ी सी रिड्यूस होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो उसका यूजेज चेंज हो जाता है। यूजेज क्या हो जाता है? माइक्रोवेव के अंदर, माइक्रोवेव से आप क्या करते हो? खाना गर्म करते हो। घर के अंदर माइक्रोवेव होता है ना, वो खाना गर्म कैसे करता है? वो बेसिकली क्या करता है कि जो आपका फूड पार्टिकल होता है ना, फॉर एग्जांपल आपने राइस गर्म करने के लिए रखे हैं, तो राइस के अंदर जितने पार्टिकल, जितने एटम और मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो सबको इस स्पीड से वाइब्रेट करा देगा। अगर वैक्यूम में रखे हुए, तो अगर वैक्यूम में नहीं रखे हुए तो फिर उस मटेरियल के मीडियम के हिसाब से वाइब्रेट कराएगा। लेकिन जाहिर है फिर भी स्पीड तो बहुत ज्यादा होगी। तो क्या करेगा माइक्रोवेव्स, जब हम प्लेट घूमती है ना हमारी माइक्रोवेव के अंदर, तो क्या होता है कि माइक्रोवेव्स अपनी स्पीड से मॉलिक्यूल ऑफ फूड को वाइब्रेट कराते हैं। जब इतनी तेजी से कोई चीज शेक करोगे तो उसमें जाहिर है हीट हीट जनरेट होगी। आप खुद देखो ना, अपने हाथों को रगड़ते हो तो हीट जनरेट होती है। तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा? हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है ना, रेडियो वेव से फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो जल्दी जल्दी वेव्स बनेंगी। ठीक है? फिर आप आते हो आईआर पे। आईआर क्या है? इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड कहाँ काम आता है? ये रिमोट सिग्नल्स के अंदर काम आता है। जैसे टीवी का रिमोट है, एसी का रिमोट है, इनके अंदर क्या होता है, आपको अगर एक स्ट्रेट पाथ पे सिग्नल्स देना है ना, तो आप आईआर को यूज करते हो। फिर आपके पास आती है विजिबल लाइट, जो नॉर्मली हमारे घर के अंदर या हम जहाँ पर भी लाइट्स को देखते हैं, वो विजिबल लाइट ये कहलाती है। ठीक है? फिर आती है अल्ट्रा वायलेट, इससे भी हाई फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ जाते जाते फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। ठीक है? फिर आती है एक्स रेस, ये इतनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे है एक्स रेस कि ये ह्यूमन बॉडी को डैमेज कर सकती हैं, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ माइक्रोवेव में मैंने खाने की बात की थी ना, कि भाई राइस के एटम को इतना हिला देती हैं कि वो गर्म हो जाते हैं। यहाँ एक्स रेस वही काम करती है ह्यूमन बॉडी के साथ। इसीलिए कभी हम जब एक्सरे करवाते हैं ना, तो बॉडी के अगर एक पार्ट का एक से ज्यादा बार एक्सरे हो जाए ना, एक या दो बार हो जाए, तो फिर डॉक्टर 6 महीने तक मना करते हैं कि उस पार्ट को दोबारा एक्सरे से नहीं गुजारो, वरना वो पार्ट जो है खराब होगा, उसमें इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है? आपको पता है, अब एक्सरे कराने जाते हो, एक क्लिक होता है एकदम, जो कि एक तरह का फ्लैश होता है, फोटो खींचती है। आपको लगता है कि 1 सेकंड के लिए जो है मेरी फोटो ली गई है उस पार्ट की, लेकिन 1 सेकंड के लिए नहीं, 1 सेकंड के 10वें हिस्से में वो खिंचती है फोटो। आपको पता नहीं चलता, क्योंकि अगर 1 सेकंड के लिए खुदा ना खास्ता आपके हाथ से गुजर जाए ना एक्सरे या बॉडी किसी पार्ट से, तो वो पाउडर बन जाएगा। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे एक्सरेज होती हैं। ठीक है? फिर आती है द मोस्ट डेंजरस, द मॉन्स्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट इज कॉल्ड गैमा रेस। गैमा रेज आर वेरी 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 डेंजरस। मैं इतना वेरी क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि आपको इसकी ना इंटेंसिटी का आइडिया नहीं है। ये इतनी डेंजरस होती हैं। ये इसका यूजेज बताऊंगा ना तो आप हिल जाएंगे। इसका यूजेज होता है एटम बॉम्ब्स के अंदर। एटम बॉम्ब्स होते हैं ना, उनके अंदर होता है। जब एटम बॉम्ब गिरता है ना जमीन पे, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो भाई, हम पढ़ लें, ज्यादा बेहतर है कहीं हो ना, तो सबसे पहला इंसिडेंट क्या होता है? उस सेकंड में गैमा रेस निकलती हैं उसमें से। गैमा रेस इतनी हाई फ्रीक्वेंसी रखती हैं कि वो उसके आगे पाथ में जो भी चीज आती है ना, जैसे कि अगर एक पत्थर आया, ठीक है, एक चौक आई, एक स्लिपर्स आए किसी के, वो तमाम चीजों को स्पीड ऑफ लाइट से उड़ाती हैं, और ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ उड़ाती हैं। तो वो तमाम चीजें बुलेट से ज्यादा का काम करती हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर एक पत्थर है
उसको अगर मैं लाइट की वेलोसिटी से मारूं किसी को तो शायद सर फट जाए लोगों के, सर क्या फट जाए, गाड़ियां टूट जाएं, इतना तेज वो मोमेंटम रखती हैं। तो एटम बॉम्ब जब गिरता है तो यही होता है, गैमा रेस सबसे पहले शूट करती हैं और वो अपने रास्ते में अपने वे में जितनी चीजें आती हैं ना उनको उड़ा देती हैं, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी से और इतनी हाई वेलोसिटी से उड़ाती हैं कि वहां पर हीट डेवलप हो के फायर एरप्ट हो जाती है। हम कह रहे थे ना माइक्रोवेव के अंदर लो फ्रीक्वेंसी है, तो वहां पर इतना खाना गर्म हो जाता है 1 मिनट के अंदर। तो सोचो गैमा जब इतनी हाई फ्रीक्वेंसी से उड़ाएगा किसी चीज को तो वहां तो आग ही लगेगी ना भाई, तो धमाका होगा। ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसी का कोई सवाल? सॉरी, नो क्वेश्चन? ओके बेटा, तो हम अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मैंने थोड़ा ओवरव्यू ज्यादा दे दिया इसलिए ताकि आप जब लेक्चर की तरफ हम जाएं तो आपके इतने ज्यादा क्वेश्चंस ना हो, क्योंकि एग्जांपल से थोड़ा सा समझ में सही आता है ना। अब हम बहुत जल्दी जल्दी क्विकली क्विकली यहाँ से चलेंगे। वेव्स वेव्स आर मैकेनिज्म बाय विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर्स, शुरू में मैंने बताया था। ठीक है, हम क्या करते हैं, वेव्स के थ्रू एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, सेकंड पॉइंट तक, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर का क्या मतलब होता है कि वो मैटर उसमें से ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक वाटर वेव मैंने बनाई, तो मैंने वाटर उसके अंदर डाला नहीं है ना, उसमें से वाटर निकाले, लॉस कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी मूव करेगी, मैटर मूव नहीं करेगा। ठीक है, ट्रांसफर वेव की यहाँ पर एग्जांपल दे दी हमने भाई, कि यहाँ से वेव बन रही है और यहाँ से मोशन ऑफ पार्टिकल है। मोशन ऑफ पार्टिकल क्या है, फोर्स है। फोर्स को आपने फोर्स लगाई, मोशन पार्टिकल ऊपर नीचे हुए और वेव यहाँ बनना शुरू हो गई। If particles of medium vibrate up and down or perpendicular to the wave direction, then such a wave is called transverse wave, that is water wave। वेव बना रोप और स्ट्रिंग, धागा बांधते हैं एक एंड से एक एंड से, उसको जर्क देते हैं तो ये वाली वेव्स बनती हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं भाई? These are the waves in which motion of particle and wave are in same direction. If particles of medium vibrate horizontally or parallel to the wave direction, then such a wave is called longitudinal. Example, sound wave, wave on a slinky spring। या तो साउंड वेव या तो स्प्रिंग, दोनों बातें मैंने भी डिस्कस की हैं। ठीक है, यहाँ आता है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, जिसके बारे में पीछे कह रहा था ना, मैंने कहा था ना अभी मैं नहीं बता रहा, आगे हम पूरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स हैं, जिसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे कि एक वेव के अंदर क्या क्या चीजें देखने लायक होती हैं, जो उसके एट्रीब्यूट्स को बताती हैं, जिसके अंदर हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। क्वांटिफाई का मतलब कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं ना, जैसे हमने मास के बारे में पढ़ा था। आप लोगों को याद होगा मैंने फर्स्ट क्लास में अपनी बताया था फिजिक्स की डेफिनेशन के बारे में, कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। तो मैटर हमने शुरू में पढ़ा था क्लास 10 में, कि भाई वहां पर कैसे मैटर की मूवमेंट है, काइनेमैटिक, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब आ रहा है एनर्जी, इसके आगे वाले जब चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिज्म आएगा तो वहां पे फिर इनका इंटरेक्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि भाई वेव है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जिसे हम नोट करते हैं, जिसको जो हमें हेल्पफुल होती हैं कैलकुलेशंस करने में। ओके, तो आते हैं भाई दोबारा से एग्जाम्पल की तरफ। किसी का कोई क्वेश्चन आया चैट में बेटा? सर बस, क्या हो सवाद, थक गई? कितने लोगों का ये ओपिनियन है कि काफी ज्यादा हो गया? वैसे मुझे भी लग रहा था तुम लोग आराम से हजम कर रहे हो, इतनी सारी बातें इंटरेस्टिंग लग रही मेरा थी। सर बस खत्म कर दें सर अब। अच्छा। क्यों भाई, क्या हो गया, ज्यादा हैवी हो रहा है क्या? खैर 5 मिनट ही रह गए, कंप्लीट तो हो भी नहीं पाएगा ये। तो भाई टाइम टेबल सब लोग नोट कर लो। चलो छोटी सी एक बात करता हूँ, पढ़ाई से हट के, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग की मॉर्निंग की क्लासेस हैं ट्यूसडे को मॉर्निंग में 8 till 9, ट्यूसडे एंड थर्सडे। सैटरडे को 1 till 2 PM। ठीक है, लेकिन मेरी वर्ड मैनेजमेंट से डिस्कशन हुई है और कुछ स्टूडेंट्स का भी ये कंसर्न था कि अभी 8 बजे शायद बच्चे थोड़ा सा वो हैं, क्या कहते हैं, कंफर्टेबल नहीं है, फिजिकल क्लासेस में तो आ जाते हैं। तो अगर सब एग्री करते हैं तो आई कैन कीप आवर मॉर्निंग क्लास इन द इवनिंग अंटिल द फिजिकल क्लासेस विल ओपन। हमेशा नहीं, जब हमारी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होगी तो सुबह 8 से 9 ही आना पड़ेगा। तो अपना अपना वोट कास्ट करो, शाम को 8 से 9 या सुबह से 8 से 9, जल्दी जल्दी, मेजोरिटी विल विन। और किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आई विल कंसिडर दैट। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई बच्चा कह रहा है कि सबसे पूछ लिया आपने और उनसे नहीं पूछा।
सबाहत इवनिंग, खिजर सुबह, खुबैब सुबह। ओके आते रहो भाई। उनजला इवनिंग। ओके दानियाल इवनिंग और मॉर्निंग। किधर गए बच्चे? दानियाल मौजूद हो क्लास में? दानियाल का ड्रॉप हो गया इंटरनेट शायद। खिजर ने लिख दिया, खुबैब, सबात, हंसला। खिजर आप तो इवनिंग के ही हो ना मेरे ख्याल से, या आप अच्छा मॉर्निंग लिख रहे हो मेरे ख्याल से, फिर आप मॉर्निंग के होगे। ठीक है बेटा, फिर मैं अभी तो टाई हो गया तुम लोग का। अब वो दानियाल का भी नहीं आया, मुआस का भी नहीं आया। मैं फिर एक काम करता हूँ, ग्रुप पे लिख देता हूँ, या फिर मैं मैनेजमेंट से डिस्कस करके आप लोग को मंडे तक कंफर्म कर देता हूँ कि हम अभी क्या कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ 1 महीने की बात होगी, उसके बाद तो हमें मॉर्निंग में क्लासेस लेनी होंगी। ठीक है, ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।